हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू बैक टू दिस चैनल। तो दोस्तों, कल का आपका प्रीलिम्स हो गया है। आई होप आपका सबका अच्छा हुआ हो। दोस्तों, अगर देखा जाए तो पेपर वन वाज स्लाइटली ऑन द टफर साइड, थोड़ा सा टफ था दोस्तों। थोड़ा सा क्या बोलूँ, काफ़ी ज़्यादा टफ था। और पेपर टू सी सेट वाज टिपिकल, वो थोड़ा सिंपल था दोस्तों, अगर हम ट्रेंड देखें हुए स्टेट पीएससी का, जो पिछले 2 सालों से जो पेपर आ रहे हैं ना, काफ़ी डीप में वो पूछ रहे हैं। तो आपको ना काफ़ी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। 2000 जो पिछली बार हुआ था, नॉट दिस टाइम द प्रीवियस वन, उसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे दोस्तों। बट उस बार क्या थी दोस्तों, सीट्स ज़्यादा थी, तो इसलिए उन्होंने काफ़ी बच्चे सेलेक्ट कर दिए थे। बट इस बार दोस्तों सीट्स ऑलमोस्ट 70 के अप्रॉक्सीमेट हैं। तो अगर हम इसका 25 गुना भी करें तो दोस्तों 1500 बच्चे इस बार जो है मेंस लिखेंगे। तो चलो पहले थोड़ी सी एनालिसिस देख लेते हैं। इस बार दोस्तों अगर हम देखें तो ज्योग्राफी के आपके 20 क्वेश्चन आए थे, पॉलिटी के 18 आए थे, साइंस यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के 16 आए थे, मिडिवल के 9 थे, इन्वायरमेंट के 8 थे, एंशियंट के 7 थे, साइंस एंड टेक के 3 थे। करंट अफेयर दोस्तों कम पूछे थे इन्होंने, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे थे करंट अफेयर के। और इकोनॉमिक्स भी बहुत मिनिमल पूछी थी, नहीं तो अच्छा वेटेज रहता है इकोनॉमिक्स का, बट इस बार इन्होंने काफ़ी कम पूछे, सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन ही पूछे थे। और दोस्तों पेपर टू जो था सी सेट है, उसमें 40 कॉम्प्रहेंशन आए थे, 32 क्वेश्चन रीजनिंग के आए थे और 28 क्वेश्चन क्वांट के आए थे आपके। ठीक है। तो दोस्तों ये पेपर वही अच्छा कर पाया होगा जिसने अच्छे से पढ़ाई की है दोस्तों, जो डीप में पढ़ा होगा। अभी वो टाइम चला गया जिसमें वन लाइनर पूछते थे कि हाँ जी इसकी कैपिटल क्या है, ये क्या है। अभी पिछले हर साल से हम देखें तो हमारा स्टेट पीएससी पूरा इंस्पायर हुआ है यूपीएससी से। अगर आप उसके स्टेटमेंट भी देखें, जैसे पेयरिंग में पूछा हुआ था कि सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है, 2 सही है, सिर्फ 1 पेयर इज करेक्ट, तो पूरा ही आप मान लीजिए यूपीएससी के लेवल का ही पेपर था ये। तो दोस्तों इस बार कट ऑफ सिंपल था, तो मैं मानता हूँ कि पिछली बार से कट ऑफ जो है हमारा ज़्यादा जाएगा। पिछली बार तो आई थिंक जिसके 30 मार्क्स थे वो भी क्वालिफाई कर गया था, बिकॉज क्योंकि पिछली बार सी सेट काफ़ी बच्चों का उड़ा था, मतलब नहीं हो पाया था। बट इस बार सी सेट है वो सिंपल था दोस्तों, एंड आई बिलीव काफ़ी सारे बच्चों ने पास कर दिया होगा। तो दोस्तों अभी कट ऑफ प्रेडिक्ट कर पाना तो थोड़ा सा मुश्किल है, आई डोंट नो बट मगर जहाँ तक मैं मानूँ तो दोस्तों कट ऑफ आपका मुझे लगता है कि 50 से 60 के बीच में रह सकता है, 60 तक जा सकता है दोस्तों आपका कट ऑफ, 55 टू 60 के बीच में। इसके भी आई डोंट थिंक इसके नीचे जाएगा कट ऑफ दोस्तों। 50 से 60 के बीच में, 55 से 60 के बीच में रहेगा कट ऑफ। तो दोस्तों आज यहाँ पे जो कल आपका पेपर हुआ उसकी एनालिसिस करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या है क्वेश्चन, कैसे इसके आंसर बने, कहाँ से इन्होंने जो डाले थे क्वेश्चन पेपर वगैरह, तो सब करेंगे। और हाँ दोस्तों, मुझे इसकी कुछ जो आंसर की आई है, कुछ क्वेश्चंस में डिस्प्यूट भी है, वो हम विद द पैसेज ऑफ टाइम हम करते रहेंगे, मतलब सॉल्व वगैरह करते बता दिए करूँगा कि यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा डाउट आया, थोड़ा सा नहीं। और दोस्तों सिंस अभी आपका प्रीलिम्स ख़त्म हो चुका है, ऐसा न्यूज़ भी आ रही है, सोर्सेज से काफ़ी न्यूज़ आ रही है कि दिसंबर में आपका जेकेएसएसबी का वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो दोस्तों मैं सोच रहा था कि अभी सिंस प्रीलिम्स के लिए तो हमने साथ में तैयारी की ना, तो अभी जो दिसंबर में आपका वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम है दोस्तों, तो वो मैं सोचता हूँ कि वो हम तैयारी करते हैं, उसके साथ में हम प्रिपेयर करेंगे उसका। तो बेटर रहेगा कि आप यहीं से प्रिपरेशन करेंगे। सिलेबस वगैरह तो दोस्तों आपने कर लिया होगा, तो अभी रिवीजन का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई वॉज वंडरिंग कि अगर हम यहीं से रिवीजन करें वीएलडब्ल्यू का, आपके साथ अच्छा हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो हम एक रिवीजन करेंगे वो इन द फॉर्म ऑफ द एमसीक्यूज होगी। अगर एक सेशन में हम सिर्फ 10 ही एमसीक्यूज करते हैं, बट उस 10 में मैं आपको इतनी सारी चीज़ें बता दूंगा दोस्तों कि वो 10 नहीं, वो 30 से 40 एमसीक्यू हुआ करेंगे एक सेशन के। पूरा होलिस्टिकली कवर करेंगे उन चीज़ों को, ताकि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो दोस्तों आपका रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा इस बार जो हमने रिवीजन सीरीज़ की इसकी प्रीलिम्स की। तो आई होप कि दोस्तों वीएलडब्ल्यू जो हम करेंगे वो भी अच्छा रहेगा दोस्तों। जिसका इस बार प्रीलिम्स होगा वेल एंड गुड, जिसका नहीं भी होगा डू नॉट डिसहार्टन योरसेल्फ दोस्तों। तैयारी तो आपको करनी ही है, तो फिर से आप मेंस की तैयारी में लग जाना, क्योंकि अगर ये सर्कल करते रहोगे कि हाँ जी अभी पास में पहले प्रीलिम करेंगे फिर मेंस आ जाएगा, अगर प्रीलिम्स हो गए फिर मेंस में रह जाओगे, क्या फ़ायदा, वो सर्कल में फंस जाओगे। तो बेटर आप अभी से मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो। तो दोस्तों सिंस मैंने वीएलडब्ल्यू के लेक्चर्स भी लाने हैं आपके लिए, रिवीजन सीरीज़ वगैरह भी करनी है, जो कि बहुत अच्छे से करवाऊंगा, ट्रस्ट में दोस्तों, बस अपना फेथ रखना, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे वीएलडब्ल्यू को। तो जो हम करेंगे, तो उसके साथ ये भी है कि मैं मेंस का भी सिलेबस कराऊंगा दोस्तों। ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि मैं जो है पहले एक वीक में कम से कम एक लेक्चर
एक तो लेके आया हूँ आपके लिए जो GS 1 2 3 4 में होगा। दोस्तों मेरी प्रायोरिटी पहले ये रहेगी, जो सिलेबस आपने मेंस के लिए नहीं पढ़ा है, जैसे कि आपने वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ा है, आपने GS पेपर 1 की बात करो, आपने वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ा होगा, आपने इंडियन सोसाइटी नहीं पढ़ा होगा, और आपने पोस्ट इंडिपेंडेंस नहीं पढ़ा होगा दोस्तों, GS 1 में ये नहीं पढ़े होंगे, तो मेरी प्रायोरिटी है पहले ये वाले टॉपिक्स खत्म करूं ताकि मेंस में आपको फ़ायदा हो जाए। उसी तरीके से GS 2 में दोस्तों गवर्नेंस नहीं पढ़ा होगा, आपने IRB नहीं पढ़ा होगा, पेपर 3 में हमने डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं पढ़ा होगा, साइंस एंड टेक नहीं पढ़ा होगा, और पेपर 4 तो एथिक्स तो नहीं किया होगा आपने। तो मेरी प्रायोरिटी है पहले ये वाले मेंस के सिलेबस खत्म करूँ, और उसमें थोड़ा सा वेटेज मतलब थोड़ा सा बर्डन हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि VLW का भी साथ में चलाना है। तो मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि मैं आपको कम से कम वीक में एक लेक्चर तो पक्का करवाऊँ इसका ना, इसका अपना वर्ल्ड हिस्ट्री का या स्टार्ट करवाऊँ। ठीक है, तो ट्राई करेंगे दोस्तों, हम साथ में रहेंगे तो, और अच्छे से तैयारी करवाऊँगा दोस्तों, फेथ रखना अच्छे से, विश्वास से, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, मेंस का भी और अपना JKSSB VLW का तो साथ में चलेगा सेशन। क्लासेस देखना अल्टरनेट डेज आएंगी या रोज़ भी आ सकती हैं, बट आई प्रेफर कि अल्टरनेट डेज में आएंगी ताकि आपको कंटेंट अच्छा तैयार करके बनाऊँ, मैं खुद भी तैयारी करूँ, आपको भी बहुत अच्छे से पढ़ाऊँ। ठीक है दोस्तों, तो चलो अभी हम जो कल का क्वेश्चन आया है दोस्तों, पेपर आया, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो चलो दोस्तों, आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट। अभी जो हो गया सो हो गया, अभी उसके ऊपर ज़्यादा सोचना मत, नेक्स्ट टाइम के लिए फिर से तैयारी अपनी स्टार्ट कर दो करना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तब तक हम ये वाला पेपर सॉल्व कर लेते हैं आपका। सो दोस्तों पहला क्वेश्चन था, with reference to prevalence of agriculture technologies in the Indus Valley civilization, consider the following statement. The terracotta models of plough have been found at the site of Banavli. The evidence of the plough field was found at Kalibangan. The traces of canals for irrigation have been found at the site of Shortagai in Afghanistan. Choose the correct answer. तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर था वो था D 1 2 3, यानी कि तीनों ही सही हैं। ये टेराकोटा मॉडल हमको बनावली में मिलते हैं दोस्तों, प्लो फील्ड हमको कालीबंगा मिलता है, कहाँ पे है, राजस्थान में, बनावली कहाँ, हरियाणा। और दोस्तों ये जो इसके इरिगेशन के जो हैं ट्रेसेस, ये हमको शोर्तगाई मिलते हैं अफगानिस्तान में। ठीक है, ये ऐसा था इसका। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन था, महाजन पूछे थे और उसकी कैपिटल दी हुई थी, तो हमको बताना था कि सही कौन सा है। तो दोस्तों इसका आंसर था ए, सिर्फ एक पेयर मैच है, वो कौन सा था, अवंती और उज्जैन की सही कैपिटल थी। लेकिन दोस्तों जो कौशल की कैपिटल है वो है श्रावस्ती या साकेत, इट इज़ नॉट कौशंबी। ठीक है, कौशंबी किसकी, वत्स की थी आई थिंक। मगध की क्या होगी दोस्तों, पाटलिपुत्र है, राजगिरी थी, और गंधारा की थी तक्षशिला। तो ये तीनों गलत हैं, पहला ही सही है, उज्जैन ही सही है, इसलिए 1 पेयर करेक्ट हो जाएगा। आगे पूछा दोस्तों वोटिव इंस्क्रिप्शंस के बारे में पूछा हुआ है। दोस्तों ये पुराने टाइम पे जब राजा वगैरह कोई अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को दान देते थे, गिफ्ट करते थे ना, तो वो उसका इंस्क्रिप्शन कर देते थे, तो उस इंस्क्रिप्शन को कहते हैं वोटिव इंस्क्रिप्शन। तो ये इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, गिफ्ट मेड टू द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, थर्ड का। ठीक है दोस्तों, अभी चौथा क्वेश्चन है, हर्षा एम्पायर के उन्होंने कहा है कुछ कंसीडर कीजिए, हर्षा एम्पायर ज़्यादा फ्यूडल हो गया था, ज़्यादा डिसेंट्रलाइज हो गया था देन गुप्ता एम्पायर। ठीक है दोस्तों, और हर्षा इज क्रेडिटेड विद पेइंग ऑफ कैश टू हिज ऑफिसर डिफरिंग फ्रॉम हिज एंशिएंट प्रेडिसेसर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सिर्फ ए, सेकंड वाला गलत है। ये सही बात है क्योंकि गुप्ता जो दोस्तों एम्पायर था उसमें डिसेंट्रलाइजेशन काफ़ी थी, लेकिन हर्षा के टाइम पे ना ये और ज़्यादा हो गई थी, और ज़्यादा डिसेंट्रलाइज हो गई, जिसकी वजह से उसका एम्पायर टूट गया था। लेकिन सेकंड वन इज़ रॉन्ग, क्योंकि हर्षा जो अपने हाई पेइंग ऑफिसर थे उनको कैश में नहीं देता था, उनको जगीर देता था, ज़मीन देता था उनको, उसके फॉर्म में उसको सैलरी दी जाती थी। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका ओनली वन आंसर आएगा, वन ओनली। दोस्तों हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू सोशल ऑर्डर इन सतवाहना पीरियड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सतवाहना शो ट्रेसेस ऑफ मैट्रिलिनियस सोशल स्ट्रक्चर इंडिकेटिंग द मदर्स enjoyed much importance in their society which differ from North Indian kingdoms. Second, they were the first ruler to make land grants tax free to ब्राह्मणस। दोस्तों दोनों ही सही हैं, यानी कि बोथ 1 और 2 सही हो जाएगा। क्यों दोस्तों, जो सतवाहना के जो रूलर थे ना, वो अपना जो ट्रेस था वो मैट्रिलियन के अपनी मदर के साइड से ट्रेस करते थे। दोस्तों इनके ना बहुत बड़े फेमस राजा हुए सतवाहना के, गौतमी पुत्र सतकारनी। इनका नाम देखिए, इनका नाम है गौतमी पुत्र सतकारनी। गौतमी इनकी मदर का नाम था, गौतमी का पुत्र है सतकारनी। तो देखिए इनके जितने भी राजा हुए ना, उन्होंने हमेशा अपनी मदर का नाम के साथ प्रीफिक्स लगाया है, तो इसलिए इनका मैट्रिलिनियस सोशल स्ट्रक्चर रहा हुआ है, क्योंकि दोस्तों यहीं से ड्राइव होते थे। और ये भी सही बात है, पहले रूलर थे जिन्होंने ब्राह्मणास को टैक्स फ्री लैंड दी थी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये 2 वर्ड दी हैं, इन्होंने पूछा कि ये क्या है, संतरिक्षा और दीपांकरा मिडिवल टर्म में क्या थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कि डी, दे वर द स्कॉलर्स ऑफ द बुद्धिज्म। ठीक है,
और दोस्तों सेवंथ का है, इसमें मैच द फॉलोइंग करना था, ट्रैवलर डायनेस्टी, अल मसूदी, सुलेमान, मार्को पोलो, पालस, आमिर खुसरो, गजनवी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 7 का, इट्स ए। सिर्फ 1 पेयर ही करेक्ट है, अल मसूदी परमारास के टाइम पे आए थे, बाकी तीनों गलत हैं। ठीक है दोस्तों, मार्को पोलो तो दोस्तों विजयनगर टाइम के आया था, तो ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ तो दोस्तों आगे 8वां क्वेश्चन है, इनमें से करेक्ट बताना है कि राजपूत स्टेट की कैपिटल कहाँ पे, गदवाला की कन्नौज, तोमर की दिल्ली, चौहान की जयपुर, चंदेला की उज्जैन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा इट्स बी, सिर्फ 2 ही पेयर करेक्ट है, गंदावला की कन्नौज थी, ये बिल्कुल सही है। तोमर की दोस्तों कहाँ थी, दिल्ली, ये भी बिल्कुल सही है। चौहान की दोस्तों लेकिन कहाँ थी, अजमेर, चौहान की अजमेर थी। और चंदेला की कहाँ थी दोस्तों, उड़ीसा वाली साइड, खजुराहो में, यानी कि खजुराहो में थी चंदेला की। ठीक है, इसलिए 2 पेयर ही सही होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, इसलिए 2 पेयर से करेक्ट। चलिए आगे हो गया दोस्तों, यहाँ पे एक चीफ की बात हुई है, ही डोमिनेटेड एंड एक्सटेंडेड द बमानी किंगडम फर्दर साउथ, ही वाज ग्रांटेड द टाइटल चीफ ऑफ मर्चेंट मलिकुल तजर, ही डिवाइडेड द किंगडम इनटू 8 प्रोविंसेस और तरफ, ही वाज आल्सो द पैट्रन ऑफ आर्ट्स एंड बिल्डिंग मद्रासास इन द कैपिटल बिदार, हु वाज द पर्सन रेफर टू। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी सी, महमूद गवन, महमूद गवन इसका आंसर था। ठीक है जी, महमूद गवन के बारे में बताया हुआ है जो है। और दोस्तों यहाँ पे पैलेलिथिक और मेसोलिथिक रिमेन्स के बारे में बात की है, विंध्या हिल्स में एक बताइए केव है कौन, जहाँ पे रिच पेंटिंग मिलती हैं, डेली लाइफ इवेंट्स मिलते हैं, डांसिंग, म्यूजिक, फाइटिंग वगैरह। ये कहाँ दोस्तों, ये भीमबेटका की बात हो रही है, भीमबेटका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश, एमपी में। ठीक, भीमबेटका की बात है, 10 का सी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आमिर खुसरो के बारे में कुछ बोला हुआ इन्होंने कहा था कि वो कंटेम्प्रेरी थे मुगल एम्पायर, हुमायूं एम्पायर के। सेकंड, उन्होंने हिंदू और ईरानियन सिस्टम को मिक्स किया था एक नया स्टाइल बनाने के कवाली के लिए। और तीसरा है, उन्होंने पर्शियन पोट्री स्टार्ट की थी, सबक हिंद। दोस्तों इसमें से 2 और 3 करेक्ट हैं, बी आंसर करेक्ट है। फर्स्ट वन इज़ रॉन्ग, क्योंकि वो जो अलाउद्दीन खिलजी थे उसके कंटेम्प्रेरी थे, अलाउद्दीन खिलजी के कंटेम्प्रेरी थे, नौदे अकबर और हुमायूं के। ये पहला गलत हो गया, तो दोस्तों एलिमिनेशन से भी आपको बी आंसर आ जाएगा। इन्होंने कवाली भी बनाई थी दोस्तों, ख्याल, KHAYAL, जो ख्याल था, जो म्यूजिक था, वो भी इन्होंने ही बनाया था। इन्होंने कौन, किसने, आमिर खुसरो ने। ठीक है, हाँ, उनके सबक हिंद भी इन्होंने पर्शियन पोट्री बनाई थी। और दोस्तों आगे 12th क्वेश्चन है, इन्होंने कहा कि सीक्वेंस बताइए। दोस्तों इन्होंने कहा कि जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन को राइट पावर स्ट्रक्चर के दौरान बताइए यूजिंग वेरन हेस्टिंग के पीरियड पे। ठीक है, ये 4 इन्होंने अदालतें दी हैं। वेरन हेस्टिंग के टाइम पे दोस्तों इन्होंने कहा कि प्रायोरिटी बताओ, यानी कि नीचे से ऊपर तक। ठीक है, तो जब वेरन हेस्टिंग थे इनके टाइम पे दोस्तों 2 टाइप के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 2 टाइप के कोर्ट होती थी, एक होता था दीवानी, एक होता था फौजदारी। दोस्तों दीवानी जो कोर्ट था वहाँ पे सिविल केसेस देखे जाते थे और फौजदारी में क्रिमिनल केसेस देखे जाते थे। तो दोस्तों सबसे पहले नीचे रजिस्टर कोर्ट आता था, यानी कि फर्स्ट रजिस्टर कोर्ट था। उसके बाद दोस्तों दीवानी अदालत आती थी, फिर आता था आपका प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील, और लास्ट में आता है सदर दीवानी अदालत। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बी, 4, 1, 3, 2। ठीक है जी, ये इसका सही आंसर होगा। दोस्तों 13th का पूछा हुआ है, हाँ 13th का, इसका दोस्तों क्या आंसर होगा, इसका सिर्फ एक ही पेयर करेक्ट है, मैच द पेयरिंग। कलकत्ता मदरसा दोस्तों वेरन हेस्टिंग्स ने बनाया था, वेलेस्ली ने नहीं बनाया था। संस्कृत कॉलेज सिर्फ हिंदू कॉलेज डेविड हेयर ने बनाया था दोस्तों, ये इसका सही है, इट वाज बिल्ट बाय द वेरन हेस्टिंग्स। संस्कृत कॉलेज आई थिंक जॉनथन डंकन ने बनाया था, और वेदांत कॉलेज राजा राम मोहन रॉय ने बनाया था, और दोस्तों हिंदू कॉलेज डेविड हेयर ने। तो सिर्फ 1 पेयर ही करेक्ट है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 1784, बताओ ये कौन से एक्ट की बात करें भाई, एक्ट ऑफ 1784, वो पिट्स इंडिया एक्ट की बात करें, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, आजकल नाम भी नहीं आते तो आपको पता होना चाहिए एक्ट का बारे, पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में बात हो रही है। हाँ तो दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में कुछ स्टेटमेंट है। द एक्ट गिव्स ब्रिटिश गवर्नमेंट सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनी अफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन द इंडिया। The act provides special power to Presidency of Bombay and Madras, providing it more powers in terms of revenue matter. It established the board of control with 6 commissioners to look to the commercial function. नहीं दोस्तों, तीसरा वाला गलत हो गया, क्योंकि इन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट किया था टू लुक आफ्टर द कमर्शियल अफेयर, नॉट द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो तीसरा अगर गलत करेंगे तो डी और बी तो गलत हो जाएगा, इससे फर्स्ट तो अल्टीमेटली सही हो गया, और सेकेंड वाला
सेकंड वाला भी दोस्तों गलत है, क्योंकि द एक्ट प्रोवाइड स्पेशल पावर टू प्रेसिडेंसी बॉम्बे मद्रास प्रोवाइडिंग, नहीं दोस्तों, बल्कि कम कर दी थी उन्होंने, ठीक है। तो इसलिए 14 का सी आंसर आ जाएगा आपका। दोस्तों जब 1935 का एक्ट आया था, उसी के अकॉर्डिंग 1937 में इलेक्शन हुई थी, तो उसमें ना 28 मंथ्स के कांग्रेस ने रूल किया था 1935 टू 39 तक। तो 3 स्टेटमेंट्स हैं वहाँ पे, इन्होंने बताओ कि क्या सही है, कौन सी सही है। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग जो तीनों स्टेटमेंट हैं, डेट इज सिर्फ फर्स्ट और सेकंड सही है, तीसरी वाली गलत है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी पे इन्होंने बैन लिफ्ट नहीं किया था। ओनली फर्स्ट एंड 2 आर करेक्ट, ठीक है दोस्तों। चलो, ये इनके आंसर के अकॉर्डिंग ये है, बट इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट है अभी भी दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये यहाँ पे देखना है, इनकरेक्ट आंसर बताना है आपको। यू हैव टू आस्क द इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर बोला हुआ उन्होंने, ठीक है, वो बताना है। पहली स्टेटमेंट है कैबिनेट मिशन के रिगार्डिंग इनकरेक्ट आंसर बताना है। कैबिनेट मिशन इम्प्लिसिटली एक्सेप्टेड द पाकिस्तान डिमांड ऑफ द मुस्लिम लीग। नहीं दोस्तों, ये गलत है, इन्होंने एक डिमांड एक्सेप्ट नहीं की थी, बल्कि आउटलाइटली रिजेक्ट कर दी। तो पहले तो गलत हो गया, पहला गलत हो गया दोस्तों, सीधा आंसर 2 एंड 3 आ जाएगा। सेकंड एंड थर्ड विल भी करेक्ट आंसर की एलिमिनेशन से, ठीक है। तो 2 एंड 3 करेक्ट आंसर। बस आपको पहला ऑप्शन अगर पता होता और आपने एक कीवर्ड देखा होता इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो आप आराम से पहुंच जाते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए 17 दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दरसेना साल्ट सत्याग्रह। पहला, महात्मा गांधी इमाम साहेब मनीलाल लेड दिस सत्याग्रह। सेकंड, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट नॉन वायलेंस सत्याग्रह इन द इंडियन हिस्ट्री। थर्ड, महात्मा गांधी ब्रोक द साल्ट डांडी मार्च। दोस्तों इनमें ये वाले लीडर नहीं थे, बल्कि इनमें थे कस्तूरबा गांधी थे, तैयब थे और सरोजनी नायडू थे, जिन्होंने दरसेना साल्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया था। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो इसलिए दोस्तों बी और 2 और 3 सही आंसर हो जाएंगे। सेकंड एंड थर्ड है करेक्ट, क्योंकि ये लीडर ही गलत हैं, ठीक है दोस्तों, लीडर इन्होंने गलत लिखे हुए हैं, इसलिए इसका आंसर होगा बी 2 एंड 3। दोस्तों विजयनगर और भवानी किंगडम, दोस्तों इस क्वेश्चन में मेरे को आंसर में डिस्प्यूट है थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी इन्होंने आंसर दिया हुआ है, बोथ 1 एंड 2, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड सही है। चल पहले पढ़ लेते हैं। द रूलर्स ऑफ विजयनगर किंगडम एंड भवानी सुल्तान हैड मैट्रिमोनियल अलायंस। विजयनगर रूलर इंडक्टर मुस्लिम इनटू देयर आर्मीज। दोस्तों इसका बी पार्ट तो सही है, ये तो ठीक है, लेकिन पहला गलत है दोस्तों, क्योंकि अगर आप देखोगे ये जो इंडिया है, यहाँ पे विजयनगर था, ऊपर जो भवानी किंगडम थे दोस्तों, यहाँ पे रायचूर दोब पड़ता था, नर्मदा के रायचूर दोब था वो पड़ता था। और दोस्तों इसके रिलेटेड ही इनकी लड़ाइयाँ होती रहती थी, हमेशा झगड़े रहते थे रायचूर दोब के लिए। तो दोस्तों इनमें मैट्रिमोनियल अलायंस तो कभी थी नहीं, क्योंकि भवानी और विजयनगर तो मतलब काफ़ी बहुत बड़े दुश्मन थे। फिर एक बार भवानी की जो 5 किंगडम हुए थे, उन्होंने 5 मिलकर सब विजयनगर पर अटैक कर दिया, फिर विजयनगर को ख़त्म कर दिया। तो इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस कभी रखे ही नहीं है, बट इन्होंने आंसर की में दिया हुआ है कि दोनों ही सही हैं, यानी कि बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। सो इसका मुझे समझ नहीं आया, तो इसलिए इट शुड बी रॉन्ग। तो इसका सही आंसर होना चाहिए बी ओनली, बट यहाँ पे सी दिया हुआ इन्होंने दोस्तों। तो ये यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा डिस्प्यूट लगा इनके आंसर्स में, ठीक है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, भक्ति सेंट्स शंकर फ्रॉम केरला एंड रामानुज फ्रॉम तमिलनाडु, ठीक है। बोथ शंकर एंड रामानुज आर कंटेम्प्रेरीज एंड दे बिलीव्ड इन नॉन ड्यूअलिज्म, दैट इज गॉड एंड क्रिएटेड बाय द वर्ल्ड। दोस्तों कंटेम्प्रेरी थे ही नहीं, शंकर और रामानुज कभी कंटेम्प्रेरी नहीं हुए, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत ही हो गया, पहला गलत हो गया, फर्स्ट ये गया, तो सीधा 2, 3, 4 सही आंसर हो जाएंगे इसके, ठीक है। इसलिए इसका आंसर होगा बी, 19 का आंसर होगा बी दोस्तों, 2, 3, 4, क्योंकि ये कंटेम्प्रेरी नहीं थे। दोस्तों इंपीरियल चोला के बारे में बात की गई है। द इंपीरियल चोलर्स आर पायनियर्स इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Uttamarur inscription provide detail of the formation function of the village council. Both qualification disqualification were mentioned for members of the various committee. The members of committee were called Virapamical. दोस्तों करेक्ट आंसर चूज करना है दोस्तों, इस सारे ही स्टेटमेंट सही हैं, यानी कि 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट सही हैं। चोला बाय डिसेंट्रलाइजेशन था, लोकल गवर्नमेंट उन्हें इंट्रोड्यूस की थी, यानी कि विलेज गांव में असेंबलीज होती थी, वहाँ पे हेड चुने जाते थे, प्रॉपर वोटिंग सिस्टम होता था, वहाँ पे एक हेड चुना जाता था, उसकी फर्दर काउंसिल बनी होती थी। तो उन्होंने पूरा डिसेंट्रलाइज कर दिया था विलेज के लेवल। जो आज हम ग्राम सभा देखते हैं, लोकल गवर्नमेंट देखते हैं, वो चोलास ने स्टार्ट की थी दोस्तों। तो इनके उस टाइम पे भी यही सारा सिस्टम चल रहा था, ठीक है। इसका डी आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। अभी आगे देखें दोस्तों 21 का, विद रिस्पेक्ट टू मुगल पेंटिंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द सावंत एंड बसावन वर 2 फेमस पेंटर जहांगीर कोर्ट। मुगल पेंटिंग रीच ए क्लाइमेक्स अंडर जहांगीर। औरंगजेब लैक ऑफ पेंटिंग लेड टू डिस्पर्सल ऑफ आर्ट एट डिफरेंट प्लेसेस। दोस्तों इसका सही आंसर होगा इट्स बी 2 एंड 3। फर्स्ट वन इज रॉन्ग, क्योंकि द सावंत और बसावन ये अकबर के टाइम के थे,
नॉट द जहांगीर। और जहांगीर खुद एक बहुत बड़ा पेंटर था दोस्तों, बहुत अच्छा पेंटर था। तो इनके अब टाइम पे जो पेंटिंग थी मुगल एम्पायर की वो अपनी पीक पे पहुंची थी। तो सेकंड एंड थर्ड सही हो जाते हैं, पहला गलत है क्योंकि दे बोथ पेंटर्स वर अंडर द अकबर। ठीक है। हाँ दोस्तों, आगे है तुगलक आर्किटेक्चर के बारे में पूछा हुआ है इन्होंने कहा दी स्ट्राइकिंग फीचर तुगलक आर्किटेक्चर वाज स्लोपिंग वाल्स कॉल्ड बेटर। सेकंड, दी बेटर इज एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय फिरोज शाह तुगलक इन हिज बिल्डिंग। और दोस्तों तुगलक जनरली यूज रेड सैंडस्टोन्स इन देयर बिल्डिंग। तो दोस्तों अगर आपने आर्ट एंड कल्चर पढ़ा होगा ये तो पता होगा इनका फीचर था तुगलक आर्किटेक्चर, स्लोपिंग वॉल्स होती, जैसे ये अगर एक वॉल है तो इस टाइप की स्लोपिंग वॉल्स होती थी दोस्तों, इस टाइप की, जहाँ पे थोड़ी सी टेढ़ी वॉल होती थी बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, उसको बेटर सिस्टम कहा जाता है। तुगलक ने ही इंट्रोड्यूस किया था। सेकंड इज रॉन्ग, इट वॉज नॉट यूज बाय फिरोज शाह तुगलक इन हिज बिल्डिंग। और दोस्तों ये वाला गलत हो गया, एक मिनट सॉरी। और दोस्तों ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि रेड सैंडस्टोन मुगल्स यूज़ किया करते थे, नॉट द ये तुगलक। ठीक है, तो ये वाले गलत हो गए, तो इसलिए इसका सही आंसर आएगा सी, सिर्फ पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। 23rd क्वेश्चन है आर्टिकल 31A का पूछा हुआ है दोस्तों। इट डज नॉट immunize the state law from judicial review unless it has been reserved for the president's consideration and has received his accent. This article does not provide the payment of compensation at market value when the state acquired the land held by the person for his personal cultivation. तो दोस्तों इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा डिस्प्यूट है। 23rd का इन्होंने आंसर दिया हुआ ए, बट सेकंड इज आल्सो करेक्ट। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। ठीक, चलिए नेक्स्ट। Which of the following directive principles were added after the adoption of the Constitution? To promote equal justice and provide free legal aid to the poor, to take steps to secure participation of workers in management of industry, to protect and improve the environment and safeguard forest and wildlife। दोस्तों इसका डी आंसर होना चाहिए, डी 1 2 3, क्योंकि सारे ही अमेंडमेंट के बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ऐड किए गए थे, बट आंसर इन्होंने दिया हुआ है इट्स 1 and 2 ओनली, तीसरा नहीं दिया हुआ है दोस्तों। तो ये भी थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है क्वेश्चन ये वाला। 24th 25 क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 9th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्टेड 9th शेड्यूल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर एग्रेरियन रिफॉर्म। नहीं दोस्तों, अगर आपने पढ़ा होगा 9th शेड्यूल वाज एडेड इन द 1951, पहली अमेंडमेंट में ऐड किया गया था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का तो हिस्सा था ही नहीं। अगर पहला गलत हो गया, ये गया ये गया ये गया, तो बी 2 and 3, 2 and 3 पे आप सीधा आंसर पहुंच जाओगे। ठीक है, पढ़ने की नीड भी नहीं है, 2 and 3 सही हो जाएंगे, पहला गलत हो गया तो, क्योंकि ओरिजिनल में नहीं डाला गया था ये। आगे देखिए, डोमिसाइल के बारे में पूछा हुआ है दोस्तों। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डोमिसाइल। द डोमिसाइल ऑफ ए पर्सन मीन्स हिज परमानेंट होम एंड मे इंक्लूड हिज बर्थ प्लेस। आर्टिकल 16(3) allows for making provision in government appointment with respect to residence but not place of birth. The parliament can prescribe residence within a state or union territory as a condition for certain employments or appointments in that state or duty, local authority or other with or union territory. तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, तीनों ही पार्ट इसके सही हैं डोमिसाइल के रिगार्डिंग। ठीक है, हिंदू सक्सेशन एक्ट के बारे में पूछा हुआ है। इसके अकॉर्डिंग दोस्तों हिंदू वुमेन राइट टू बी कॉपरनिका यानी कि जॉइंट लीगल हेयर एंड इनहेरिट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑन टर्म्स इक्वल टू मेल हेयर्स। इट अप्लाइज टू एवरीवन हु इज नॉट अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, जू, बुद्धा, सिख, जैन बाय रिलीजन। केरला इज द ओनली स्टेट टू हैव अबॉलिश्ड द हिंदू जॉइंट फैमिली सिस्टम। दोस्तों अगर आप पढ़ोगे ना तो हिंदूज में बुद्धिस्ट भी आते हैं, सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं, तो इन्होंने कहा इनमें नहीं लगे, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं। अगर ये हिंदू में आते तो इनमें भी हिंदू सक्सेशन एक्ट लगा, इसलिए 2 गलत हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस बी, 1 and 3 सही आंसर होने चाहिए हमारे। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। और ये केरला पहली स्टेट थी जिन्होंने अबॉलिश किया था हिंदू फैमिली सिस्टम को। ऑलराइट, ये दोस्तों पता नहीं क्यों डाल दिया क्वेश्चन इन्होंने प्रेसिडेंट पावर ऑफ यूएसए में। तो इन्होंने कहा कि ऑल प्रेसिडेंट शैल हैव द पावर टू ग्रांट रिप्राइव एंड पार्डन फॉर ऑफेंसेस against the US except in cases of the impeachment. दोस्तों the power applies to both federal crimes and state crime. Those pardoned by the president cannot be tried under the individual state. तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ए, सिर्फ ए ही सही है, सेकंड एंड थर्ड वन आर गलत, क्योंकि जो पावर है वो सिर्फ फेडरल क्राइम पे अप्लाई है, स्टेट क्राइम पे नहीं। और जो एक बार प्रेसिडेंट अगर पार्डन कर देता है ना, स्टेट के अपने लॉज हैं वहाँ पे यूएस में, तो वो इवन अगर प्रेसिडेंट को पार्डन भी कर देता है तो स्टेट अपने लॉ के अंडर उसको ट्रीट कर सकता है। ठीक है, तो इसका 1 आंसर होगा सही 28 का। 29 है दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ।
प्रिवेंटिव डिटेंशन वन डिटेनमेंट ऑफ अ पर्सन टू कीप हिम कमिटिंग फर्दर क्राइम एस्केपिंग फ्यूचर प्रोसिक्यूशन। ठीक है दोस्तों, पहला वाला तो सही हो गया। अभी आगे है दोस्तों, आर्टिकल 23B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी फॉर स्टेट सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर रीजन। और थर्ड हो गया बंगाल रेजोल्यूशन 3 ऑफ 1880 एंड रिवॉल्ट एक्ट 1990 वर इनेक्टेड टू एम्पावर द गवर्नमेंट टू अरेस्ट एनीवन फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। दोस्तों के तीनों ही स्टेटमेंट सही है, 1, 2 एंड 3, ऑल द 3 आर करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आर्टिकल 371A के बारे में पूछा हुआ है दोस्तों। इन्हें पूरा दिया हुआ है, पूछा हुआ कि कौन से स्टेट है जहाँ पे आर्टिकल 371 लगता है और उन पे ये सारी चीज़ें अप्लाई होती है, इंटरेस्ट गवर्नर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दोस्तों सिंपल, अगर आपको पता हो 371 में क्या आता है तो आप कर, नागालैंड इसका सही आंसर होगा दोस्तों, नागालैंड। ठीक, लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में पूछा हुआ है, तो दोस्तों इट्स एस्टैब्लिशमेंट इज डिफाइंड इन आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। The strength of legislative assembly should not 1/3 of the total number of the members, but it should not be less than 40. तीसरा गया 1/6 of the members are nominated by governor with special knowledge. फोर्थ आ गया legislative council subject to dissolution 1/3 of their members retire every second year. दोस्तों सी आंसर होगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, फोर्थ इज रॉन्ग क्योंकि इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। लेजिस्लेटिव असेंबली कभी डिजॉल्व ही नहीं होती है, तो इसलिए फोर्थ आंसर, फोर्थ वाला गलत हो जाएगा। सिर्फ 3 स्टेटमेंट ही सही है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है जी, आगे आगे टेंडर वोट। दोस्तों टेंडर वोट क्या होता है, ये इसका आंसर होगा बी। दिस रेफर्स टू ए वोट कास्ट बाय ए पर्सन इवन आफ्टर अनदर पर्सन हैज ऑलरेडी वोटेड। अगर एक किसी पर्सन ने वोट कर दिया है उसके बावजूद कोई दूसरा पर्सन वोट डालता है, उसको टेंडर वोट कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों, द डिस्क्वालिफिकेशन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। If a member goes out of his party due to the merger of the party with another party. Second, if a member after being elected a presiding officer of the house voluntarily gives up membership of his party or rejoins it after he ceases to hold that office. दोस्तों ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। सी, अगर कोई मेंबर के, अगर किसी केस में एक पार्टी का दूसरी पार्टी से मर्जर हो जाता है तो उस केस में पार्टी जो है वो डिफेक्शन नहीं होती, यानी कि जो मेंबर जिसने ज्वाइन किया उसको निकाला नहीं जाता है। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन तो आ गया, ये तो जेनरिक स्टेटमेंट है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा 33 का। दोस्तों इन्होंने ये क्वेश्चन डाला था, ओल्ड विच कंट्री हैज़ द ओल्डेस्ट एक्ट ऑफ द फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स। नॉर्वे, यूके, स्वीडन, जर्मनी। इसका सही आंसर है स्वीडन, स्वीडन। ठीक है, सबसे पुराना एक्ट है जिसका। दोस्तों रियल एस्टेट एपिलेट ट्रिब्यूनल के बारे में पूछा हुआ है, इन्होंने कहा था चेयरपर्सन इज और हैज़ बीन ए जज ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, और सेकंड आ गया था चेयरपर्सन एंड मेंबर्स आर एलिजिबल फॉर द री अपॉइंटमेंट। थर्ड आ गया थी ट्रिब्यूनल्स इज बाउंड बाय द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड सिविल प्रोसीजर एंड एविडेंस कोड। दोस्तों जो ट्रिब्यूनल बने होते हैं ना, उनका क्या पर्पस होता है बनाने का, क्योंकि कोर्ट्स वगैरह में हमको टाइम ज़्यादा लग जाता है एग्जीक्यूट करने में, तो इसलिए ट्रिब्यूनल्स को बनाया जाता है ताकि वहाँ पे जो मैटर पड़ा है वो फटाफट इमीडिएटली एग्जीक्यूट कर सके। तो इसीलिए ये जो है ना, इट इज़ नॉट बाउंड बाय द रूल्स ऑफ सिविल प्रोसीजर बट इज़ बाउंड बाय द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, तो ये तीसरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, तो सिर्फ इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ए, सिर्फ ए ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हैं, नॉट द क्रिमिनल, नॉट द सिविल प्रोसीजर कोड को, इसलिए फर्स्ट एंड सेकेंड सही आ जाएंगे, सिर्फ ए तो नहीं सॉरी थर्ड, तीसरा गलत आ गया, तो सिर्फ इसका 1 आंसर होगा, सेकंड वाला इज आल्सो रॉन्ग, सिर्फ इसका फर्स्ट आंसर होगा। ठीक है, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। ना जीएसटी काउंसिल के बारे में क्वेश्चन है दोस्तों। जीएसटी काउंसिल, पहला है सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है कोई भी डिसीजन करने के लिए। सेकंड है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का इस सबका 1/3 वोट होता है। दोस्तों ये गलत है, सिंपल नहीं, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है किसी कंसेंसस तक पहुंचने के लिए, तभी कितने फैसले के रहते हैं जीएसटी काउंसिल में। और सेकंड वाला गलत, स्टेट के पास 2/3 वोटिंग राइट होता है, स्टेट के पास 2/3 और स्टेट के पास सेंटर के पास 1/3 वोटिंग राइट होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी, कोई भी सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए और यहाँ पे 1/3 2/3 की डिस्ट्रीब्यूशन है, डी नीदर वन नॉट टू आर राइट। 37 का क्वेश्चन दोस्तों, अभी जो फॉर्मूलास आए थे उसके बारे में है, तभी इन्होंने किया हुआ है दोस्तों। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के अंदर इन्होंने कोई स्टेटमेंट दी हुई है, फर्स्ट एंड सेकंड इसका, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है दोस्तों,
अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी सारे इनिशिएटिव ले रही है डिजिटल इंडिया बनाने के लिए, ठीक है। उसी में एक ये वाला कंसेप्ट भी है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नीवा। पहला है, इट विल हेल्प द मेंबर्स टू कैरी आउट देयर ड्यूटीज इन द हाउस एफिशिएंटली इन पेपरलेस मैनर। सेकंड, नीवा विल कंप्लीटली एलिमिनेट द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग आउट इन नोटिस। थर्ड, मोबाइल ऐप ऑफ नीवा हैज़ मेड इन्फॉर्मेशन ऑन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस लेजिस्लेचर एक्सेसिबल एनी टाइम एंड एनी वे टू एवरी। दोस्तों कितने स्टेटमेंट सही हैं इनमें? सो दोस्तों इसके सारे ही स्टेटमेंट सही हैं, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, क्योंकि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है ना, ये है कि जो स्टेट असेंबलीज हैं हमारी वहाँ पे उनको कंप्लीट पेपरलेस करना, पेजेस वगैरह काफ़ी यूज़ होते हैं, तो इसलिए है कि डिजिटल बनाया जाए ताकि सिस्टम फटाफट हो सके। तो इसके रिगार्डिंग जो तीनों स्टेटमेंट हैं सारी सही दी हुई हैं, ठीक है। चलिए, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया दोस्तों, इसके बारे में कुछ पूछा हुआ है। द फ्लैग इज डिस्प्लेड ओपन, डिस्प्लेड is displayed in the open or displayed in the house of member of public. It may flown day and night. Second, the member of a public or private organization or education institution may hold display national flag हो कहीं पे भी. And third, no other flag or bunting should be placed on the side by side national flag. दोस्तों तीनों स्टेटमेंट सही हैं इसकी, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। ये जेनरिक स्टेटमेंट थी, अगर इस कॉमन सेंस से भी निकल जाती थी। ओके, चलिए नेक्स्ट, माइनॉरिटी स्टेटस के बारे में बोला हुआ है दोस्तों। माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ रिलीजन, लिंग्विस्टिक कम्युनिटी, स्टेट डिपेंडेंट, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक कम्युनिटी विच इज माइनॉरिटी पर्टिकुलर कैन। हाँ, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 40 का? इसका सी आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि दोनों ही सही हैं स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेट इंडिपेंडेंट होती हैं और ये भी सही होता है। सेकंड वाला 29-30 के अंदर आपने पढ़ा होगा, उनको मिल जाता है दोस्तों। 41 स्टेटमेंट दी हुई दो, डिफेमेशन इज द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर 91A। स्टेटमेंट 2, द राइट टू रेपुटेशन इज द इनहेरेंट राइट अंडर आर्टिकल 19। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बस स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। पहली तो सही होगी, ठीक है। डिफेमेशन एक रीजनेबल फंडामेंटल राइट है जो कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आर्टिकल 19(1), लेकिन दूसरा वाला गलत है दोस्तों। राइट टू रेपुटेशन अंडर आर्टिकल 19 के अंदर आती ही नहीं, आपने पढ़ा होगा। 19 में क्या आता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस। क्या आपने रेपुटेशन पढ़े कहीं पे? नहीं आती है ना, इसलिए ये नहीं होगा, इसलिए सी आ जाएगा इसका आंसर, ठीक। अभी अगेन दो स्टेटमेंट वाली हैं दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेट विल बी ए। दोनों स्टेटमेंट सही हैं और स्टेटमेंट 2 करेक्ट। एक्सप्लेनेशन बेसिकली पूछा हुआ है कि लेजिस्लेचर जो स्टेट है वो प्रोवाइड कर सकता है इंग्लिश लैंग्वेज शैल कंटिन्यू फॉर ऑफिशियल पर्पसेस ऑफ द स्टेट, ये तो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 क्या होगा दोस्तों? लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में बाय लॉ अडॉप्ट एनी वन और मोर लैंग्वेज इन यूज ऑफ द स्टेट और हिंदी लैंग्वेज टू बी यूज फॉर ऑल काइंड ऑफ ऑफिशियल पर्पस ऑफ डेट। तो दोस्तों दोनों ही सही स्टेटमेंट सही हैं, इट इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, ठीक है। 1963 का जो हमारा ऑफिशियल एक्ट बना था उसके अकॉर्डिंग आप इंग्लिश लैंग्वेज को फर्दर प्रमोट कर दिया गया था कि जब तक आप चाहो तब तक आप इसको ऑफिशियल लैंग्वेज रख सकते हो आपकी, ठीक है। आगे दोस्तों पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के बारे में दोस्तों, पहला स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, इट इज़ नॉट सेट अप बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रादर आरबीआई ने सेट किया था इसको, ठीक है। अगर पहला गलत हो गया तो दोस्तों सही आंसर आएगा 2 और 3, तो ये दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। चलो, यूपीआई दोस्तों, आप रोज़ यूपीआई करते हो, उसके लिए क्वेश्चन आ गया दोस्तों। पहला यूपीआई इज द रियल टाइम पेमेंट, जिसमें मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है? 1 लाख पर ट्रांजैक्शन। दूसरा आ गया, इन एडिशन टू करंट एंड सेविंग अकाउंट कस्टमर कैन लिंक देयर ओवरड्राफ्ट अकाउंट टू द यूपीआई। तीसरा आ गया, कस्टमर कैन ऑथराइज द ट्रांजैक्शन एंड पे लेटर यूपीआई 2.0। और फोर्थ आ गया, अकॉर्डिंग टू एनपीसीआई कस्टमर कैन चेक द इनवॉइस और मर्चेंट एंड बिफोर मेकिंग पेमेंट। दोस्तों चारों ही स्टेटमेंट सही हैं, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मैक्सिमम 1 लाख की ट्रांजैक्शन होती है, हम तो ज़्यादा करते नहीं, हम तो 100-200 तक की करते हैं, बट 1 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते आप। और आपका जो ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, यानी कि अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं और स्टिल आप विड्रॉ करते हो, तो उस अकाउंट का विड्रॉ करते हो पैसे बैंक में, तो बैंक अगर फिर नेक्स्ट टाइम आप जब डिपॉजिट करवाओगे तो बैंक वहाँ से पैसे काट लेता है। तो वो जो अकाउंट है ओवरड्राफ्ट को भी आप भीम के साथ लिंक कर सकते हो। बाकी दोनों स्टेटमेंट भी सही हैं, ठीक है। चलो दोस्तों, आगे क्वेश्चन है गिफ्ट सिटी के बारे में। गिफ्ट सिटी दोस्तों पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है अंडर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स 2005। Then this provides world-class financial services only to the non-residents to the extent permissible under current regulation currency other than the domestic currency in location of IFC। दोस्तों नॉन रेसिडेंट को ही क्यों देगा, इंडियन रेसिडेंट को क्यों नहीं देगा? तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि नॉन रेसिडेंट लिखा हुआ है। जब दूसरी स्टेटमेंट गलत होगी दोस्तों, ये और ये गया। और तीसरी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, गिफ्ट इज ए प्लान्ड एज ग्रीनफील्ड बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होल्ड टू बी लोकेटेड बिटवीन गांधीनगर एंड अहमदाबाद टू केटर फाइनेंशियल सर्विसेज एंड IT फर्म्स लुकिंग टू सेट अप इंडिया ऑपरेशन। दोस्तों ये सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसका 1 और 3 विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट,
इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, दोस्तों इस स्कीम के अंडर क्या है, inverted duty structure is where the import duty on the finished goods is low compared to the import duty in the raw materials used in the producing and such finished good. पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, इट इनकरेज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बाय मेकिंग इट मोर कम्पिटिटिव अगेंस्ट द इम्पोर्ट। दोस्तों ये तो गलत हो जाएगा। इस हिसाब से इम्पोर्टेड ड्यूटी के स्ट्रक्चर के हिसाब से इन्वर्टेड कि क्या होगा, आपका जो फिनिश प्रोडक्ट है ना, यानी कि अगर आप कोई प्रोडक्ट मंगवाते हो उस पर ड्यूटी कम लगेगी एज़ कम्पेयर टू कोई रॉ मटेरियल जिससे वो चीज़ बनती है। तो दोस्तों अगर आपके पास आपकी कंट्री में, अगर आपकी टेरिटरी में ऑलरेडी ही एक फिनिश प्रोडक्ट बन के आ रहा है, तो जो लोकल लोग हैं वहाँ पे, तो उनको तो इंसेंटिव थोड़ी होगा, वो तो सफ़र करेंगे। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है, सिर्फ वन ही सही है इसका। ठीक है। जीएसपी के बारे में पूछा हुआ है दोस्तों, ओनली कंट्री डेट ग्रांट जीएसपी और यूएसए, यूरोपियन नहीं दोस्तों, काफ़ी सारी कंट्री, ऑस्ट्रेलिया भी देता है, जापान भी देता है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। तो अगर पहला ही गलत हो गया, ये गया ये गया ये गया, तो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट आ जाएगा, थर्ड वाला भी गलत हो जाएगा। एमएफ एंड जीएसपी सिमिलर नहीं होते हैं दोस्तों, इनका टाइप स्ट्रक्चर अलग अलग रहता है। सिर्फ इसका ए आंसर होगा, 2 ऑनली आंसर। ठीक है। चलो दोस्तों 48 का क्वेश्चन है, Which of the following biotic conservative region is not included in the Green AG project? दोस्तों इसका मैं देखता हूँ इसका क्या आंसर है, अभी तक इसको होल्ड पे रखो आप। ठीक है। हाँ दोस्तों, एन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में पूछा हुआ है। इसकी पूरी डेफिनेशन दी हुई है, क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वो XYZ। और पूछा हुआ कि कौन सा ट्रांसपोर्ट सेक्टर प्लान करें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को सेटअप करने के लिए। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, डेट विल बी रोडवेज, बी, रोडवेज इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि हमने जो अभी हाईवेज़ के ऊपर जो दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया है, उसका आउटपुट हमको काफ़ी अच्छा मिला है। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रही है, सोचा इन्होंने कि रोडवेज़ पे करेंगे, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा, रोडवेज़। ठीक है। OTT प्लेटफॉर्म्स के बारे में कुछ है दोस्तों। पहला है, द फर्स्ट डिपेंडेंट इंडियन OTT प्लेटफॉर्म वाज बिग फ्लिक्स लॉन्च बाय द रिलायंस इन 2008। सेकंड आ गया, नो रेगुलेटरी मैकेनिज्म बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर सच प्लेटफॉर्म बट दे फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। तीसरा आ गया, ईच प्लेटफॉर्म हैज साइंड द सेल्फ रेगुलेशन कोड क्रिएटेड बाय द इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया विल आल्सो हैव टू सेट अप ए कंज्यूमर कंप्लेंट्स डिपार्टमेंट एंड इंटरनल कमेटी। दोस्तों इसके सारे स्टेटमेंट सही हैं, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1 2 3। ठीक है। चलो आगे ज्योग्राफी का क्वेश्चन है दोस्तों। The axis of the earth is inclined to the plane of the ellipse at an angle 66 degree. All parts of the globe don't have equal day and night throughout the year. दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा 51 का, इट्स ए होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ए दोनों करेक्ट है, आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बट यहाँ पे सी दिया हुआ है, वो मुझे समझ नहीं आया। क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ इक्वेटर पे ही आपके इक्वल डे एंड नाइट रहते हैं, बाकी तो हर जगह वेरिएशन होती ही है। तो इसलिए इसका आंसर दोस्तों ए होना चाहिए, बट सी दिया है, आई डू नॉट नो वाई। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्यूट है दोस्तों। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों, एवरी 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कंसिडर्ड वन टाइम जोन ग्लोबली। ईस्ट वेस्ट स्ट्रेच कंट्रीज हैव मोर टाइम जोन देन नॉर्थ साउथ। द प्लेस इन द वेस्ट आर एडवांस इन टाइम देन प्लेस इन द ईस्ट। तीसरा वाला गलत हो गया दोस्तों, 1 एंड 2 इज करेक्ट आंसर इसका। ठीक है। 52 का यही करेक्ट आंसर है, क्योंकि 15 डिग्री का एक टाइम जोन बनता है, और ईस्ट से वेस्ट यानी कि कोई भी कंट्री जितनी ज़्यादा फैली हो ना ईस्ट से वेस्ट, उसके उतने सारे टाइम जोन है। जैसे रशिया का देख लो, कितने 15 टाइम जोन है शायद। लेकिन अगर उसी तरह कोई कंट्री के नॉर्थ से साउथ फैली हो, उसके टाइम जोन कम होते हैं। ठीक है। और तीसरा वाला गलत हो गया, क्योंकि जो वेस्ट में होते हैं वो लेट होते हैं, ईस्ट में एडवांस होते हैं। आगे दोस्तों मैच द फॉलोइंग वाला है, इसका सही आंसर हो जाएगा, बी से 2 ही पेयर करेक्ट हैं दोस्तों। एंडस इज टैशरी ये भी सही है, अरावलिस प्री कैम्ब्रियन ये भी सही है, बट सेकंड एंड थर्ड आर रॉन्ग। ओके दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, ये कुछ पैटर्न दिए थे, आपको बताना था कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इसमें कौन कौन से पैटर्न हैं इसके। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा डेट विल बी, ये डेंड्रिटिक पैटर्न होता है। यानी कि देखिए जैसे ट्रीज़ की डेंड्रिटिक्स होती है ना, जैसे ट्री के जैसा लगता है, इसलिए डेंड्रिटिक पैटर्न हो गया ये रेडियल पैटर्न होता है, यानी कि ऊपर से स्लोप से पानी जब नीचे गिर रहा हो चारों ओर, तो उसको रेडियल कहते हैं। ट्रेलिनिस पैनल ये वाला हो गया, जहाँ पे एक दूसरे के साथ जाके मिलती हैं। एनुअल पैनल ये वाला हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। ओके इसका सही आंसर हो जाएगा।
डेड लेक किसको कहते हैं दोस्तों? ऑक्सबो लेक को डेड लेक कहते हैं। जब ये नदी ऐसे चल रही होती है ऐसे ऐसे, तो क्या होता है कि कई बार ना ये अपना रास्ता बना देती है, तो यहाँ से ऐसा अपना रास्ता बना देगी, फिर ऐसे हो जाएगी। तो ये जो बचा हुआ है ना, तो इसको ऑक्सबो लेक कहते हैं, इसको डेड लेक कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, टाइम के साथ साथ ये वहाँ पे सूख जाता है, इसको ऑक्सबो लेक कहते हैं, डेड लेक को। खुम्बू आइसफॉल के बारे में पूछा हुआ है दोस्तों। एक फेमस ट्रैक रूट माउंट एवरेस्ट का। हाँ दोस्तों, ये बेस कैंप है माउंट एवरेस्ट का। कौन? खुम्बू आइसफॉल। और दूसरा है द रीजन मोर प्रोनाउंस टू बी क्रिवेसिस विच मेक रीजन मोर हाजर्ड प्रोन। दोस्तों दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, सी बोथ आर करेक्ट आंसर। ठीक है, 57 का आंसर होगा दोस्तों, इफ़ यू वुड हैव सीन, सी आंसर होगा इसका दोस्तों। ठीक है, मैच कर लेना था आपने, सी एस का सही आंसर होगा। 1 इंच रेनफॉल के बारे में पूरे दोस्तों पूछा हुआ है, तो इसका क्या होता है 1 इंच रेनफॉल? इसका करेक्ट आंसर होगा इट्स बी, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर। यानी कि हम कब कहते हैं कि 1 इंच रेनफॉल हो गया? हम तब कहते हैं जब अमाउंट ऑफ वाटर जो ग्राउंड को कवर करता है अप टू डेप्थ ऑफ 1 इंच प्रोवाइडेड, उनमें से यानी कि पूरा कितना पानी टोटल जो ग्राउंड की डेप्थ है 1 इंच को कवर करता है, प्रोवाइडेड ना कोई पानी इवेपोरेट हुआ हो, ना कोई ड्रेन ऑफ हुआ हो, ना कि मतलब ऐसे परकुलेट हुआ हो, यानी कि ना ज़मीन के नीचे गया हो, ना ऐसे भागा हो, और ना इवेपोरेट किया गया हो, तो तब उस मोमेंट पे 1 इंच रेनफॉल को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, 59 का है द ग्राउंड टेम्परेचर ऑफ द फॉरेस्टेड रीजन इज लोअर देन द ओपन ग्राउंड इन द सेम लैटिट्यूड ड्यूरिंग द डे ट्रीज लूज वाटर बाय इवेपोट्रांसपिरेशन लीडिंग टू कूल एयर अबव द फॉरेस्ट। तो दोस्तों इसका दोनों ही स्टेटमेंट सही है, यानी कि इसका ए आंसर होना चाहिए, बट आंसर की पे आंसर इन्हें दूसरा बी दिया हुआ है शायद। इसका ए आंसर होना चाहिए क्योंकि ये सही है। ग्राउंड टेम्परेचर अगर एक ही लैटिट्यूड है, सपोज ये हमारी अर्थ है, एक ही लैटिट्यूड है, ठीक है दोस्तों, अगर एक ही यहाँ पे कोई एरिया है और यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है यहाँ पे एरिया, तो यहाँ पे टेम्परेचर आपको ठंडा मिलेगा। क्यों मिलेगा दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपिरेशन होती है, जो लीव्स होते हैं ना ट्रीज के, वो पानी छोड़ते हैं, ड्रॉप्सलेट छोड़ते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे पानी ठंडा, जो हवा चलती है वो काफ़ी ठंडी होती है। इसलिए आपने देखा होगा फॉरेस्ट के वो आगे पीछे काफ़ी ठंडा होता है, दैट इज ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। ठीक है, इसका ए आंसर होना चाहिए। डायनेमिकली फॉर्म्ड दोस्तों ए प्रश्न पूछी हुई है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इट्स 2 and 3। 2 and 3 इसका सही आंसर होना चाहिए D2, क्योंकि बाकी ये दोनों ये डायनेमिकली नहीं, ये नेचुरली इंड्यूस होती हैं। इक्वेटोरियल और पोलर हाई ये नेचुरली इंड्यूस होती हैं, 2 and 3 आर डायनेमिकली इंड्यूस्ड। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन है मैनी सवाना एरिया है पुअर लेटरेट सॉइल इनकेपेबल सपोर्टिंग इंटेंस क्रॉप, टोरेंशियल रेन एंड ड्राई सीजन लीड टू सॉइल लीचिंग एंड सॉइल मॉइस्चर इन द सवाना रीजन। तो दोस्तों इसका ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि सवाना में ग्रासलैंड हो, सवाना बेसिकली ग्रासलैंड। ठीक है दोस्तों, अफ्रीका में जो होता है सवाना, तो यहाँ पे ग्रासलैंड होते हैं, ट्रीज वगैरह काफ़ी कम होते हैं, ग्रासेस वगैरह रहते हैं, तो लेटरेट सॉइल होती है, जिसकी वजह से लीचिंग, आपको पता होगा लेटरेट सॉइल में लीचिंग काफ़ी होती है, तो उसके जो मॉइस्चर वगैरह न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब ज़मीन के नीचे चले जाते हैं, किसकी रेन होती है जो ड्राई सीजन की वजह से, उसकी वजह से सॉइल लीचिंग होती है। तो इस ए आंसर होना चाहिए सी। ठीक है दोस्तों, एनुअल टेम्परेचर रेंज ऑफ कोल्ड डेजर्ट लार्जर देन द हॉट डेजर्ट कॉन्टिनेंटल अकाउंट फॉर द एक्सट्रीम रेंज ऑफ टेम्परेचर। हाँ दोस्तों, इसका भी ए है, दोनों ए ही आंसर सही है दोस्तों। जो कोल्ड हमारी जो कोल्ड डेजर्ट होगी, जैसे गोबी डेजर्ट होगी या लद्दाख में होगी डेजर्ट, वो उनके कॉन्टिनेंटल की फिनोमेना की वजह से टेम्परेचर रेंज ज़्यादा रहती है। ठीक है, इसलिए ए सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आर्टिफिशियल लेक्स इन द इंडिया। दोस्तों इसका आंसर इन्होंने दिया हुआ है बी, पुष्कर लेक एंड हिमायत सागर लेक, बट इसके बारे में मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि शायद चारों ही लेक ये आर्टिफिशियल लेक्स होते हैं। तो आई थिंक इसका इन्होंने PSC1 ने बी आंसर दिया, 1 and 2 पुष्कर एंड हिमायत सागर तेलंगाना। ठीक है, 64 का दोस्तों क्या आंसर होगा? 64 का आंसर है डी, 2 1 3 4। ठीक है दोस्तों, इनमें से कौन सी रिवर है जो अटलांटिक ओशन में नहीं गिरती? इसका सही आंसर होगा जम्बेजी। जम्बेजी रिवर दोस्तों, जैसे ये अफ्रीका आ गया और ये हमारा इंडियन ओशन आ गया, यानी कि टू मोर स्पेसिफिक अरेबियन सी आ गया, तो ये अफ्रीका से गिरती है, इंडियन ओशन में आके गिरती है, बाकी सारी अटलांटिक में जाके गिरती हैं, ये इंडियन ओशन में। तो रिवर जम्बेजी इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा 66 का, जहाँ पे नेशनल पार्क को आपको लोकेशन के साथ मैच करना है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों इट्स बी, एक मिनट, क्योंकि तडोबा अंधेरी इट इज़ इन महाराष्ट्र, सरिस्का इज़ इन राजस्थान, बक्सा इज़ इन वेस्ट बंगाल एंड वंसा इज़ इन गुजरात। सो 66 का दोस्तों बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आरिश पोटैटो फेमाइन दोस्तों
क्या थी दोस्तों इसका, अमंग द फॉलोइंग फंजी विच द काज वाज द आयरिश पोटैटो फॉर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी, पाइथोथोरा इन्फेस्टियंस। ठीक है जी, क्योंकि आयरिश पोटैटो फेमाइन दोस्तों एक बहुत बड़ी फेमाइन थी जो कि 1845 से लेके 1852 में आई थी, जिसकी वजह से मास स्टार्वेशन हुआ था आयरलैंड में। ठीक है, इसने टोमेटो और पोटैटो पे अटैक किया था इस फेमाइन ने। ठीक है, इसका सही आंसर होगा सी। दोस्तों जो इनिशिएटिव है इनको आंसर में लाना है, इनके करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा इट्स बी, क्योंकि ब्रंटलैंड रिपोर्ट आई थी 1987 में, वियना कन्वेंशन हुई थी 1985 में, स्टॉकहोम कन्वेंशन हुई थी 1972 में, और ये डिक्लेरेशन हुआ था 1992 में। तो अगर इनको अरेंज करेंगे तो बी आंसर बनता है सही। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है मेरे को, क्योंकि मरकरी से मिनमाटा डिसीज़ होती है, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। आर्सेनिक से इटाई डिसीज़ होती है, ये वाला गलत हो गया। तो कैडमियम में और कैडमियम में क्या पेस्टिसाइड में कैडमियम नहीं होता है दोस्तों, ये देखा मैंने, और डीडीटी मिनमाटा भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर इन्होंने दोस्तों दिया हुआ है 69 का ए, सिर्फ 1 पेयर करेक्ट दिया हुआ है, पता नहीं कौन सा करेक्ट है, बट इस ए दिया हुआ है इन्होंने, शायद कैडमियम का दिया हो, क्योंकि बाकी सारे तो गलत ही हैं। दोस्तों 70 हैं, ये कुछ स्टेटमेंट थी इन्होंने जिसका इसका सही आंसर था, सारे स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, 70 की सारी स्टेटमेंट सही थी, बी। दोस्तों पेरिस एग्रीमेंट के बारे में पूछा हुआ है, क्या ट्रू नहीं है, विच इज़ नॉट ट्रू। ओके, नॉट ट्रू। पहला, curtailing global temperature rise in the century below 2 डिग्री सेल्सियस above pre-industrial levels and also pursue efforts to limit increase to 1.5 डिग्री सेल्सियस। ये तो सही है, पेरिस एग्रीमेंट यही से डील करता है। टू कंसीव नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, एनडीसी के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, बिल्कुल सही है। इट सीम्स टू रिप्लेस नगोया प्रोटोकॉल। दोस्तों नगोया प्रोटोकॉल से डील ही नहीं करता, वो सीबीडी से, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी से डील करता है नगोया प्रोटोकॉल, तो ये नहीं हो सकता है। तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। फोर्थ जो है, द कंट्री पार्टी COP26 ब्रॉट आउट द पैकेज इंप्लीमेंटिंग रूल्स फॉर पेरिस एग्रीमेंट कॉल्ड कैटोविस रूल बुक, तो ये वाला सही है। तो इसका सिर्फ थर्ड आंसर सही होगा, क्योंकि नॉट ट्रू पूछे, सिर्फ नॉट ट्रू, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक, हाँ दोस्तों 72 का आंसर होगा सी, सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट सही है, बाकी दोनों गलत हैं। ठीक है, 73 का है दोस्तों, statement assertion of reasoning, the habitat condition determined by the latitude and altitude, organisms require different sets of condition for their growth and metabolism। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा इट्स ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, ये तो सही बात है। ठीक है, 74 पोटेशियम क्लोराइड डिकम्पोजिशन ओकर्स इन टेम्परेचर रेंज बिटवीन, दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है इट्स ए, 74 का है 653 to 873 केल्विन, इसमें होता है पोटेशियम क्लोराइड डिकम्पोज। ऑलराइट, सो 75 का है दोस्तों, ट्विन सैटेलाइट पूछी है इन्होंने, जो कि अर्थ को ऑर्बिट कर रही हैं, जो कि जो मूवमेंट ऑफ वाटर है पूरी अर्थ पे उसको ट्रैक कर रही हैं। तो इसका दोस्तों क्या आंसर होगा, इसका आंसर है बी, ग्रेस एफओ। ग्रेस एफओ स्टैंड्स फॉर ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट फॉलो ऑन, ग्रेस एफओ। ठीक है दोस्तों, ये इनिशिएटिव है नासा का और जर्मन रिसर्च स्पेस सेंटर का। ठीक है, जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसिस का। ठीक है, तो ये नासा का और इसका जर्मनी का इनिशिएटिव, ग्रेस एफओ इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1, द थाइमस is a lobed organ located near the heart and beneath the breastbone. Thymus provide microenvironments for the development and maturation of T lymphocytes. From the above statement, choose the correct answer from the options given below. ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, ए, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। थाइमस एक लॉब्ड ऑर्गन होता है जो कि हार्ट के पास होता है, और स्टेटमेंट 2 इज आल्सो करेक्ट, प्रोवाइड्स माइक्रो इन्वॉल्वमेंट फॉर द डेवलपमेंट मैच्योरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है दोस्तों मैच्योरेशन टी लिम्फोसाइट, ये करता है। ठीक है, थाइमस। ओके, तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। 77 का दोस्तों, लायोफिलिक सोल्स आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक सोल्स, लायोफिलिक कलर्स आर एक्सटेंसिवली सॉल्वेट। दोस्तों इसका आंसर भी है ए। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, बोथ 1 and 2। दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस फ्रॉम द मिथोजन प्रेजेंट इन द एनिमल। दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, आर्क, डी हो जाएगा, आर्के बैक्टीरिया। ठीक है, इसकी वजह से जो है मिथेन का प्रोडक्शन होता है जब एनिमल फर्मेंटेशन वगैरह करते हैं, तो इस बैक्टीरिया की वजह से, एनारोबिक बैक्टीरिया होता है दोस्तों ये। ठीक है, एनारोबिक बैक्टीरिया,
साइनोबैक्टीरियम दोस्तों ब्लू ग्रीन एल्गे होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पार्ट लेता है एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द 70 to 80% ऑफ अवर ऑक्सीजन इन द वर्ल्ड। ठीक है, हमारे यूनिवर्स के 70 से 80% ऑक्सीजन ये बनाता है कौन? साइनोबैक्टीरियम। ठीक है, इसका सही आंसर होगा डी, आर्कियोबैक्टीरियम। 79 का दोस्तों सी आंसर हो जाएगा। फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग जो इसकी फील्ड जाएगी वो इनटू द पेज, पेज के अंदर होगी। ठीक है, प्रेस बायोपिया दोस्तों कैसे होता है? इट ओकर्स ड्यू टू द सी ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स, दैट इज द करेक्ट। मायोपिया किसके में होता है दोस्तों? मायोपिया में शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, पास की चीज़ नहीं देख सकते हो। हाइपरमेट्रोपिया में दूर की चीज़ नहीं देख सकते हो। प्रेस बायोपिया में दोस्तों आपको जो सिलरी मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं। मायोपिया कैसे ठीक होता है? कन्वेक्स लेंस लगा के, और ये कैसे ठीक होता है? कनकेव लेंस लगा के। ठीक है दोस्तों, एक स्टेटमेंट है कि साइंटिस्ट ने बोल दिया केमिस्ट्री साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज साइंस नॉट सो मच ऑफ द 100 एलिमेंट्स बट ऑफ इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट मे बी बिल्ट फ्रॉम देम। दोस्तों स्टेटमेंट किसने बोली थी? इसका करेक्ट आंसर इज डी, रोल्ड हॉफमैन ने बोला था। ठीक है, इसका करेक्ट है रोल्ड हॉफमैन। आगे आ गया दोस्तों, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ वन ऑफ द फोर फोर्सेस इन द नेचर। स्टेटमेंट 2 बाय नोइंग जी एन एक्यूरेट वैल्यू ऑफ द अर्थ मास कुड फाइनली बी ऑब्टेन्ड। दोस्तों क्या सही है? दोस्तों इनमें दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। अगर आपको पता होगा फोर्स की वैल्यू होती है दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर निकालनी हो तो इट इज़ F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसने कहा अगर आप g की वैल्यू निकालो तो आपको f की वैल्यू पता चल जाएगी। जी बिल्कुल दोस्तों पता चल जाएगा, क्योंकि मास 1 हमको पता होगा, मास 2 पता होगा, डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में वो पता होगा, तो फिर हम g की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर मतलब था, ये फॉर्मूला है इसका फोर्स का निकालने का, जी कांस्टेंट का। नेटेलिटी दोस्तों क्या होती है? इसका ये आंसर है इट रेफर टू टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन डेट आर एडेड टू द इनिशियल डेंसिटी। सो इसका ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लिटमस सोल्यूशन से पर्पल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द, इसका दोस्तों आंसर आता है बी, लिकेन। लाइकन दोस्तों, लाइकन इज, ये लाइकन हमको बताता है कि कौन सी जगह में इन्वायरमेंट पोल्यूशन है, कौन सी नहीं पे, स्पेशली SO2 का गैस का। अगर कहीं पर लाइकन ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं दोस्तों उसका मतलब है वहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशन काफ़ी अच्छी हैं, और अगर कहीं पे लाइकन कम है दोस्तों इसका वो मतलब है कि वहाँ पे पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो लिटमस जो सोल्यूशन है हमारा वो भी हम लाइकन को एक्सट्रैक्ट करके ही निकालते हैं। ओके चलो नेक्स्ट आ गया दोस्तों 85 का करेक्ट आंसर आ जाएगा ए। सिर्फ एक ही पेयर सही है। प्लानिरिया होता है दोस्तों, ये रीजनरेशन के साथ डील करता है। ठीक है, प्लानिरिया डील्स विद द रीजनरेशन, स्पायरोगीरिया डील्स विद द फ्रेगमेंटेशन, ये सही है। एमोइबा डील्स विद द फिशन एंड यीस्ट डील्स विद द बडिंग। तो ये इसके आंसर थे, सिर्फ इसमें कौन सा है? एमोइबा ही सही है। ठीक है दोस्तों, एमोइबा इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 86 का डी, यानी कि पिट्यूटरी इज ए ग्रोथ हार्मोन, पेनक्रियास इंसुलिन से क्रिएट करती है, थायराइड का थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन का एड्रेनलिन। दोस्तों ये वर्ड से भी मैच करके थोड़ा सा कर सकते थे। ठीक है, हाँ इन्होंने कहा है कि दोस्तों जो मिटोटिक सेल डिवीजन होती है वो किस फेज से होकर गुजरती है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। दोस्तों सीक्वेंस वाइज सही है, ए ही इसका आंसर होगा, ये ऐसी फेज में है। लास्ट में साइटोकिनेसिस आता है, साइटोकिनेसिस ये फाइनल स्टेज होती है आफ्टर द टेलोफेज। ठीक है, तो ये इसका ये आंसर था दोस्तों। व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम ए रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम स्लोज डाउन एंड बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम स्पीड्स अप एंड बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो दोस्तों ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। जैसे कि अगर ये है, अगर ये हमारा डेंसर मीडियम होगा, अगर रे यहाँ से निकलेगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये अगर नॉर्मल है तो ये अवे निकलेगी, और अगर ये हमारा डेंसर मीडियम है, लाइट यहाँ से जा रही है तो टुवर्ड्स नॉर्मल होगी। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। इन्होंने कहा कि अगर एक ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखें तो कैसी इमेज फॉर्म करता है? कन्वेक्स लेंस, रियल होती है, इन्वर्टेड, वर्चुअल, अपराइट। दोस्तों इसका सही आंसर होगा इट्स A1 and 2, रियल एंड इन्वर्टेड, ये होता है कन्वेक्स लेंस हमारा। ठीक है, यानी कि इन्फिनिटी पे अगर रखेगा वो तो ऐसे होती है कुछ इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, इसका ए आंसर होगा। कंसीडर द फॉलोइंग, हेमोफीलिया, सिस्टिक फिब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम। इनमें से कौन से मेंडेलियन डिसऑर्डर है? दोस्तों ओनली 3 आंसर होगा इसका, ओनली 3, यानी कि पहले हेमोफीलिया होता है, सिस्टिक फिब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया होता है, बट डाउन सिंड्रोम नहीं होते। ठीक है, तो सिर्फ सी आंसर आ जाएगा इसका।
दोस्तों 91 है यादलुंग जांगपो रिवर एक्ट्स एज एक्चुअल ज्योग्राफिकल बैरियर बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस टू स्पीशीज। फेशियल कलर ऑफ चाइनीज रेड पांडा इज रेडर देन द हिमालयन रेड पांडा। दोस्तों करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? इसका आंसर हो गया सी 1 और 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं दोस्तों। ठीक है, आगे लास्ट आ गया पिच ब्लैक। दोस्तों पूछा हुआ पिच ब्लैक इज द मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन क्वाड पार्टनर। सेकंड हो जाएगा द एक्सरसाइज एम्स टू प्रोड्यूस ऑपरेट स्किल एंड इम्बाइब बेस्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर इन द मैरीटाइम डोमेन थ्रू। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि पिच ब्लैक आई थिंक इट इज एक्सरसाइज एयरफोर्स एक्सरसाइज, नॉट मैरीटाइम एक्सरसाइज। एयरफोर्स एक्सरसाइज बिटवीन द इंडिया एंड द ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पिच ब्लैक एक्सरसाइज होती है, और ये तो मैरीटाइम होती ही नहीं है दोस्तों, एयरफोर्स एक्सरसाइज हो। तो डी इसका आंसर आ जाएगा, नीदर 1 नॉर 2। ठीक है जी। यारकोजी इफेक्ट्स के द्वारा दोस्तों क्या आइडेंटिफाई किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ए, एस्ट्रॉयड मैपिंग होती है इसका। ठीक है जी, क्योंकि इसके पता चलता है कि जो सन की जो रेडिएशन है उसकी वजह से एस्ट्रॉयड अपनी ट्रेजेक्ट्री को कैसे डिफ्लेक्ट करता है, तो इसका एस्ट्रॉयड मैपिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 का। एंड दोस्तों 94 का क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका आंसर, सी। रिवर गंगा को ईस्ट से वेस्ट तक जाएगा तो कैसे होगा? ईस्ट से वेस्ट, यानी कि यहाँ से यहाँ आएगा, सॉरी ईस्ट से वेस्ट है तो पटना, वाराणसी, इलाहाबाद और कानपुर, दैट इज द करेक्ट सीक्वेंस। G20 ग्रुपिंग के बारे में कहा यूरोपियन यूनियन एज ए होल मेंबर G2, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। सेकंड G20 समिट फॉर्मली नोन समिट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इन वर्ल्ड, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। थर्ड वाला अगर रॉन्ग है, द फर्स्ट G20 मीटिंग राइट आफ्टर 2000 बार 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद हुई, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो A1 और 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, दोस्तों आगे हमारा क्वेश्चन आ गया है, इंडिया इज मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट वर्ल्ड बैंक ग्रुप, MIGA, ICSID, IDA और IBRD। दोस्तों इनमें से किसका मेंबर नहीं है अपना हमारा जो वर्ल्ड बैंक, हमारा इंडिया किसका मेंबर नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर बी दिया हुआ है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ठीक है, क्योंकि इंडिया IBRD का शायद मेंबर नहीं है, इसका को थोड़ा सा होल्ड पे रखो, क्योंकि इसके बारे में मैं श्योर नहीं दोस्तों। ठीक है, 97 सर क्रीक इस सर क्रीक 98 किलोमीटर अनहेबिटेड टाइडल एस्टुरी बिटवीन रन ऑफ कच्छ मार्शलैंड ओपनिंग इनटू अरेबियन सी, इट डिवाइड द कच्छ रीजन गुजरात इन द प्रोविंस पाकिस्तान। दोस्तों दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट आंसर, बट इट्स का एग्जैक्ट है 96 किलोमीटर, इट्स नॉट 98 किलोमीटर। सर क्रीक डिस्प्यूट है दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। 98 का दोस्तों ए आंसर है, इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ लगाना था BFO, हिस्पर, सोना पानी, बारगश्री, द्रंगदुंग। ठीक है, 99 का है दोस्तों, वाघा ऑफ गुजरात किसको कहते हैं? इट अलो सिविलियन टू व्यू फेंस इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान, प्लेस मेंशन बी नाडाबेट। नाडाबेट होकर द्वार का दोस्तों इस समंदर के साथ लगता, तो ये नहीं हो सकता, तो इसका करेक्ट आंसर था नाडाबेट। ठीक है, और दोस्तों लास्ट वाला है 100, इट इज़ पार्ट ऑफ बालीपुरा चरुधर तवांग रोड, वन ऑफ द की स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट नियर द चाइनीज बॉर्डर, इट इज लोकेटेड इन द वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, द BRO इज एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट। दोस्तों किसके बारे में बात की गई है? इट्स बी, सेला टनल के बारे में बात की है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारा हुआ पेपर, ये हमने पेपर एनालाइज किया। अब देखो कितने मार्क्स बन रहे कितने नहीं, कम बन रहे, फिर भी दोस्तों टेंशन मत लेना, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए तैयारी करना। ठीक है दोस्तों, और अभी सिंस आपको पता है VLW का पेपर आ रहा है दोस्तों, तो हम अभी उसकी तैयारी अच्छे से करेंगे, और 1 से वीक दोस्तों मैं एक आपके लिए वीडियो ले आया करूँगा मेंस के प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं कल या परसों मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके, टेक केयर।